सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। आज से हम सीसीएस यूनिवर्सिटी जो मेरठ यूनिवर्सिटी है, एमएसयू मासा कुंभरी सहारनपुर यूनिवर्सिटी के लिए बीएड फर्स्ट ईयर की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वह रहेगा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जो कि आपका सबसे पहला सब्जेक्ट होता है बीएड में। सहारनपुर यूनिवर्सिटी में भी और मेरठ यूनिवर्सिटी में भी, दोनों यूनिवर्सिटी का अभी तक सिलेबस सेम ही है। सिलेबस कोई सी भी यूनिवर्सिटी ने चेंज नहीं किया है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक कालीन शिक्षा क्या होती है, उसका क्या अर्थ होता है, कौन सी विशेषताएं होती हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, गुण दोष और संस्कार कौन कौन से होते हैं वैदिक कालीन शिक्षा में, वह सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यह लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी आता है बीएड एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी आता है। लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में तो ऐसे पूछ लेंगे वैदिक कालीन शिक्षा का क्या अर्थ होता है, उसके बाद उसकी विशेषताएं या फिर उद्देश्य बताइए, इनमें से कोई भी एक चीज पूछ लेंगे, इसका अर्थ पूछ लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ बताएंगे और उसके बाद उसके उद्देश्य वगैरह गुण दोष जो भी हमारा पेपर वाला पूछता है बाद में हम वो बताएंगे। इस तरह से हमें क्वेश्चन का आंसर पेपर में लिखना होता है। हमारा टॉपिक है वैदिक कालीन शिक्षा, जिसे हम प्राचीन शिक्षा भी कह देते हैं। भारत की सबसे जो प्राचीनतम शिक्षा मिलती है उसे ही हम वैदिक कालीन शिक्षा भी बोलते हैं। इस प्रकार की हमारी वैदिक कालीन शिक्षा हुआ करती थी। एक ऋषि एक शिला पे बैठकर जो वेद थे, हमारे वेद उपवेद धर्म ग्रंथ थे, उनका ज्ञान छात्रों को प्रदान किया करता था, छात्र रटा करते थे। मोस्टली जो ये शिक्षा थी वह धर्म केंद्रित थी, धार्मिक थी। इसके सेंटर में, केंद्र में धर्म था, धर्म की किताबें पढ़ाया करते थे। बाकी वैसी सामाजिक जानकारी भी दिया करते थे, लेकिन ज़्यादातर धार्मिक जानकारी ही दिया करते थे। ये तब वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में सबसे पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। संसार के किसी भी देश की शिक्षा पद्धति का यदि हम अवलोकन करें तो हमें पता चलेगा कि उसकी शिक्षा वहाँ की प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति की ही प्रतीक है। यदि हम किसी देश की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति तथा उनकी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करें तो हम उस देश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। इस कड़ी में भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था अर्थात वैदिक कालीन शिक्षा का महत्व और बढ़ जाता है। क्या कह रहे हैं ये, हम बस इंट्रोडक्शन सा दे रहे हैं। अपने लॉन्ग क्वेश्चन की शुरुआत करते हुए एक इंट्रोडक्शन सा दिया है हमने, ये कि किसी भी देश की जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है वो उसकी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था से बहुत कुछ मिलती जुलती होती है, उसी का एक प्रतिरूप होती है, उसी के कारण होती है। इस वजह से अगर हम किसी भी देश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानना चाहते हैं कि उसकी आज की शिक्षा व्यवस्था ऐसी क्यों है, और ये जानने के लिए हम उसकी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो हम काफ़ी कुछ पता लगा सकते हैं कि आज की शिक्षा व्यवस्था उस देश की ऐसी क्यों है। इस कड़ी में भारत की जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था है वो कौन सी है, वैदिक कालीन है। तब भारत की वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की जो इज्जत है, उसका जो महत्व है वह और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यही आधार है भारत की वर्तमान शिक्षा का भी। अब बात करते हैं, प्राचीन समय में भारत एक धर्म प्रधान देश था। छात्रों को धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। जो प्राचीन टाइम था, वैदिक कालीन शिक्षा थी, उस टाइम धर्म प्रधान देश था। हर जगह सब धर्म धर्म का नाम लिया करते थे और धार्मिक शिक्षाएं छात्रों को दी जाती थी तथा नैतिकता पर बल दिया जाता था। साथ ही उन्हें लौकिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी, जो कि धार्मिक शिक्षा की तुलना में बहुत कम थी। प्राचीन टाइम में वैदिक कालीन शिक्षा में बच्चों को धार्मिक शिक्षा ज़्यादा प्रदान की जाती थी। भारत एक धर्म प्रधान देश था। छात्रों के नैतिकता पर, चारित्रिक विकास पर ज़्यादा बल दिया जाता था, उनके व्यक्तित्व के विकास पर अधिक बल दिया जाता था। लौकिक शिक्षा मतलब इस समाज की शिक्षा भी बहुत कुछ दी जाती थी, लेकिन वो धार्मिक शिक्षा की तुलना में काफ़ी कम थी। लौकिक शिक्षा भी ये लोग दिया करते थे, नृत्य, धनुर्विद्या वगैरह वगैरह की शिक्षा भी दी जाती थी, लेकिन वो कम दी जाती थी। मोस्टली धार्मिक शिक्षा ही होती थी। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के सूत्र का पालन करते हुए वैदिक लोग मोक्ष प्राप्ति जीवन का एकमात्र व अंतिम लक्ष्य मानते थे। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा तो सत्य है, तो ब्रह्म को तो ये सत्य मानते थे। जगत मिथ्या, जो हमारा जगत है वह मिथ्या है, झूठ है। ब्रह्मा ही सत्य है, जगत जो हमें दिख रहा है वह झूठ है। इस सूत्र का पालन करते हुए ये जो वैदिक लोग थे, उस टाइम पर जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक कालीन शिक्षा थी, उन व्यक्तियों को हम वैदिक व्यक्ति कहा करते थे, वैदिक काल के लोग। ये जो वैदिक लोग थे मोक्ष प्राप्ति को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते थे, कि हमारे शरीर से इस आत्मा को मुक्त करना है, हमें आत्मा हमारी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए, बार बार मनुष्य के या किसी भी दूसरे जन्म में नया जन्म ले, मुक्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त कर ले हमारी आत्मा, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होता था।
तथा शिक्षा को इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग के साधन के रूप में देखते थे। ये लोग क्या मानते थे कि हमारे जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, और मोक्ष प्राप्ति हमें कैसे संभव है, कैसे मिल सकती है, वो हमें शिक्षा से मिल सकती है, ज्ञान से मिल सकती है। क्योंकि बिना ज्ञान के तो हम भी जानवर की तरह हो जाएंगे। तो ज्ञान, और ज्ञान कहाँ से मिलेगा? शिक्षा से। इस वजह से शिक्षा का काफ़ी महत्व हुआ करता था इस टाइम पे। अगर आप याद करके देखें तो जो राजा राम हुए हैं, श्री कृष्ण हुए हैं, वे अपने गुरु की बहुत इज्जत करा करते थे, गुरुकुल की काफ़ी रेस्पेक्ट करा करते थे वे, और उन्होंने अपना घर बार सब कुछ त्याग दिया था गुरु के पास जाकर शिक्षा लेने के लिए। तो शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना करते थे उस टाइम के लोग। शिक्षा को मोक्ष की प्राप्ति में एक साधन देखते थे। प्राचीन समय में वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र, ये वेरी शॉर्ट आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट पूछ लेता है आपका पेपर वाला कि वैदिक कालीन शिक्षा के 4 केंद्रों के नाम बताइए। तो आपको ये केंद्रों के नाम बताने होंगे। प्राचीन काल में जो वैदिक शिक्षा हुआ करती थी, वहाँ पर शिक्षा के केंद्र क्या क्या थे? ऋषि के आश्रम में शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, कुछ यूनिवर्सिटी भी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, नालंदा विश्वविद्यालय थे, विक्रमशिला तो बाद में बनी थी। तक्षशिला और नालंदा, ये 2 विश्वविद्यालय भी थे, यहाँ पर भी वैदिक कालीन शिक्षा दी जाती थी। पेपर में पूछे कोई भी 2 या 4 आप सेंटर के नाम बताइए जहाँ पर वैदिक कालीन शिक्षा दी जाती थी, केंद्र के नाम। तो ऋषि आश्रम, गुरुकुल ये आप लिख सकते हैं, तक्षशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी भी आप लिख सकते हैं। इस तरह का कोई एक स्टेटमेंट आपको लिखना होता है, 3-4 स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, 1 या 2 जो भी याद रह जाए पेपर में आपको वहाँ पर जरूर लिख के आना है। के मुखर्जी ने क्या कहा है वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में? अनादिकाल से भारत में शिक्षा स्वयं के लिए नहीं अपितु धर्म के लिए प्राप्त की जाती थी। यह मुक्ति और आत्मबोध का एक साधन थी और जीवन का मान लक्ष्य मुक्ति था। वही बात के मुखर्जी ने कही है, कोई नई बात नहीं कही है, कि प्राचीन काल में जो पहले से ही भारत में जो शिक्षा है वो अपने लिए नहीं, धर्म के लिए प्राप्त की जाती थी, धर्म के लिए, स्वयं के लिए नहीं, मतलब खुद के लिए नहीं, धर्म के लिए प्राप्त की जाती थी। और जीवन का मान लक्ष्य मुक्ति था, क्योंकि उस टाइम के लोग मुक्ति प्राप्त करने पर ही मेन बल देते थे। और ये वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में हमने थोड़ा सा लिख दिया है। आप इसके बारे में थोड़ा सा और अगर अपने मन से लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं। अगर हमारे पेपर वाला पूछता है हमसे कि वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ लिखते हुए उसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है, तब हमने अर्थ तो लिख दिया है। अर्थ में तो ये रहा हमारा 1 से 1.5 पेज इसमें बढ़ जाएगा। अगर आप इसे अपने शब्दों में लिखेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये, तो 1 से 1.5 पेज उसमें बढ़ जाएगा। उसके बाद हमें अपनी मेन हेडिंग लिखनी होगी कि वैदिक कालीन शिक्षा की जो विशेषताएं हैं। यहाँ पर हमने 15 हेडिंग ली है, आप कोई भी 10-12 हेडिंग जो भी आपके याद रह जाए, आसान तरीके से इसे मैं आपको बता दूंगा, जो भी आपके याद रह जाए में आप वहाँ पर पेपर में लिख सकते हैं। आपको डायग्राम भी बनाना होता है अपने पेपर में, तब आप इन हेडिंग को इस पॉइंट वाइज न लिखकर डायग्राम में लिख सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं वैदिक, इस तरह से लिख सकते हैं आप, वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं, इस तरह से लिखकर अपनी कॉपी में, और इस तरह पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। पहली हेडिंग, फिर दूसरी हेडिंग, फिर तीसरी हेडिंग, फिर चौथी हेडिंग, फिर 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, इस तरह यहाँ पर हेडिंग लिख जाएंगी। ये आपका एक डायग्राम बन जाएगा। तो आपका टीचर क्या करेगा, सारी हेडिंग यहीं पर देख लेगा, एक एक पेज पलट के देखने की जरूरत नहीं है। आपको इस तरह से डायग्राम भी बनाना होता है। आप डायग्राम ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं, और इस तरह से करके 1 और 2 इस तरह से करके भी, जैसे भी आप डायग्राम बनाना चाहें बना सकते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं आप बीच में लिखकर यहाँ पर एरो देकर एक हेडिंग लिख दिया आपने, एरो देकर दूसरी हेडिंग, एरो देकर यहाँ पर तीसरी हेडिंग। कोई भी आप किसी भी तरह से डायग्राम आपको जरूर बनाना होता है हर लॉन्ग क्वेश्चन में। हो सके तो शॉर्ट क्वेश्चन में बनाओ, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में तो डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है। ये हमारी विशेषताएं हैं, वैदिक कालीन शिक्षा कैसी हुआ करती थी। अब उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ से जान लेंगे। ये चीज़ें जो हमने सीखी है, ये चीज़ें भी हम अपना पीछे यहाँ पर लिख सकते हैं, विशेषताओं में भी लिख सकते हैं, और आगे हम विशेषताओं में पढ़ेंगे तो वहाँ पर तो लिख ही सकते हैं। हमारी सबसे पहली विशेषता है उपनयन संस्कार। ये एक हमारे 16 संस्कार हुआ करते हैं, अगर आप जानते हैं तो 16 संस्कार हुआ करते हैं, उसमें एक उपनयन संस्कार भी होता है। जब भी कोई बालक ऋषि के पास सबसे पहले शिक्षा लेने के लिए जाता है तो उस समय उसका उपनयन संस्कार किया जाता है। उपनयन संस्कार का मतलब होता है अब बालक अपना घर छोड़कर आश्रम में आ चुका है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, बालक की आयु शिक्षा प्राप्त करने वाली हो चुकी है। उपनयन संस्कार क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। यह संस्कार वैदिक कालीन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण संस्कार था।
इस संस्कार के बाद बालक की नियमित तौर पर शिक्षा प्रदान की जाती थी, या बालक की जो नियमित शिक्षा होती है उसकी शुरुआत की जाती थी उपनयन संस्कार के बाद ही। उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप ले जाना। उपनयन, उपनयन का जो शाब्दिक अर्थ है, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है यूनिवर्सिटी वाले, आपके पेपर वाले, सीट जो मेरठ यूनिवर्सिटी है, सहारनपुर यूनिवर्सिटी है, दोनों में आता है। उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप ले जाना। ये पूछ लेता है कि उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप ले जाना। अब उपनयन क्या होता है? बच्चे को गुरु के समीप लाया जाता है घर से। जो गुरु होता है उसे दक्षिणा देता है, कुछ जनेऊ भी पहराता है, ये जनेऊ होता है सफ़ेद, मंत्र वंत्र कुछ बुलाता है, और वो जो हमारे गायत्री मंत्र होता है उसका जाप कराता है, और उसके बाद इसे अपना पुत्र मान लेता है और ये गुरुकुल में रहता है बालक और शिक्षा प्राप्त करता है। ये जो संस्कार हुआ, मंत्र तंत्र जो गुरु ने किया, थोड़ी बहुत दीक्षा दी, वो उपनयन संस्कार कहलाता है। उपनयन संस्कार में बालक को शिक्षा के लिए गुरु के समीप ले जाया जाता है। ये जाया है, बालक को गुरु के समीप ले जाया जाता है। उपनयन संस्कार में विद्यार्थी को जनेऊ पहनाया जाता है। को, ये को है, को जनेऊ पहनाया जाता है। बालक सरस्वती देवी की वंदना करता है। उसके पश्चात गुरु बालक को गुरु मंत्र से दीक्षित करते हैं। कुछ जो उनके मंत्र होते हैं वे बताते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कराते हैं। कुछ जो हमारा जो आश्रम है वहाँ रहने के जो नियम कानून है वे बताते हैं। गुरु द्वारा दीक्षा दिए जाने के बाद बालक आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करता है। आध्यात्मिक मतलब धार्मिक, धर्म से संबंधित जीवन व्यतीत करता है। जो सामाजिक जीवन होता है, घर पर जैसे वह खेलता कूदता व्यतीत कर रहा था वैसा जीवन नहीं, आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करता है। इसे विद्यार्थी का दूसरा जन्म भी कहा जाता है, उपनयन संस्कार को। उपनयन संस्कार के बाद बालक द्विज कहलाता है। यहाँ से भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। उपनयन संस्कार को विद्यार्थी का दूसरा जन्म कहा जाता है, और इस संस्कार के बाद बालक को क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है द्विज? क्योंकि ये बालक का एक दूसरा जन्म होता है, तो 2 जन्म हो चुके हैं बालक के, द्विज कहलाता है बालक। उपनयन संस्कार अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग आयु में किया जाता था। अब इसका कोई पक्का नहीं है कि किस वर्ग, 4 वर्ग थे उस टाइम पर जब हमारे लोग हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। और शूद्र को तो शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। शूद्र उस व्यक्ति को कहा जाता था जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता। वैदिक काल में जो व्यक्ति शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता, पागल है या मानसिक रूप से इतना पिछड़ा हुआ है, वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, उस व्यक्ति को शूद्र कहा जाता था। वो आगे धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता शूद्र की परिभाषा बदल गई, लेकिन हम वैदिक काल की बात कर रहे हैं। इस काल में शूद्र उसे कहा जाता था जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, वो व्यक्ति शूद्र है। अब शूद्र को तो हम शिक्षा नहीं दे सकते, तो हमारे 3 वर्ग बचे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अब ये 3 वर्गों का जो उपनयन संस्कार है वो अलग अलग आयु में किया जाता था, लेकिन वो कोई पक्का नहीं पता है किस वर्ग की क्या आयु थी। जो विद्वान होते हैं उनकी सबकी अपनी अलग अलग में थी विचार, किस वर्ग कितनी आयु में किया जाता है, किस वर्ग का उपनयन संस्कार कितनी आयु में किया जाता है, इसके लिए अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार जो ब्राह्मण बालक होते हैं उनका 5 वर्ष की आयु में, क्षत्रिय बालक का 6 वर्ष की आयु में, तथा वैश्य बालक, वैश्य का मतलब होता है जो हमारे ये बिजनेसमैन होते हैं, उनका 8 वर्ष की आयु में किया जाता था। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि ब्राह्मण बालकों का 8 वर्ष की आयु में, क्षत्रिय का 11 वर्ष की आयु में, और जो वैश्य हैं उनका 12 वर्ष की आयु में किया जाता था। तो ये इस तरह की थोड़ी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। आप दोनों लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं। सामान्यतः माना जाता है, कोई भी आपके एक याद रह जाए कि सामान्यतः ये माना जाता है, लेकिन कुछ अलग विद्वानों ने अलग मत भी प्रस्तुत किए हैं अपने। अब उपनयन संस्कार आप समझ पाए क्या होता है? उपनयन का मतलब होता है समीप ले जाना बालक को गुरु के। अब बालक गुरु के समीप आता है, गुरु उसे मंत्र वंत्र देता है, गायत्री मंत्र का जाप कराता है, और अपने जो नियम कानून होते हैं थोड़ा अपने वहाँ के में बताता है। गुरुकुल के सरस्वती देवी की वंदना कराता है, क्योंकि सरस्वती देवी को हम ज्ञान की देवी मानते हैं। और इस तरह कर कुछ इस तरह के अपने जो उनकी परंपराएं थी उन परंपराओं को पालन करता है। बालक को उसमें गुरुकुल में रख लिया जाता है। इससे बालक का दूसरा जन्म कहा जाता है। इस वजह से बालक को द्विज भी कहा जाता है। द्विज किसे कहा जाता है? जब उपनयन संस्कार हो जाता है उस बालक को द्विज कहा जाता है। उपनयन संस्कार के बाद बालक अपना ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करता है, गुरुकुल में रहता है, गुरु की सेवा करता है और ज्ञान प्राप्त करता है गुरु से। अलग अलग बालकों के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग आयु थी। कौन सी आयु थी उसका कोई पक्का नहीं पता है। शिक्षण अवधि की बात कर लेते हैं हम। शिक्षण अवधि क्या थी इनकी? हमारे जो वैदिक काल में किस हमारा जो
टीचिंग पीरियड था वो कब से कब तक चलता था, जो सेशन था, जो सत्र था, कब से कब तक चलता था। किसी वर्ष का शिक्षण सत्र श्रावण मास की पूर्णिमा से अर्थात अगस्त से शुरू होता था और पौष मास की पूर्णिमा तक चलता था, जनवरी तक चलता था। हमारा जो सेशन था वह श्रावण मास की पूर्णिमा अगस्त से शुरू होता था, पौष मास की पूर्णिमा तक चलता था, अर्थात जनवरी तक चलता था। अगस्त से जनवरी तक हमारा एक सत्र चलता था, एक साल चलता था। इस प्रकार एक सत्र में लगभग 5 महीने शिक्षण कार्य चलता था। और जो विद्यार्थी जीवन होता था, नॉर्मल पढ़ाई का जीवन, वो 12 वर्षों के लिए होता था, लेकिन वेदों के पढ़ने के लिए दीर्घ काल की आवश्यकता होती थी। प्रत्येक वेद के लिए 12 वर्ष की अवधि निश्चित की गई थी। एक वेद के लिए 12 वर्ष, 2 वेद के लिए 24 वर्ष, 3 वेद के लिए 36 वर्ष, 4 वेद हुआ करते थे। 4 वेद के अध्ययन के लिए 48 वर्ष की अवधि निश्चित किया गई थी। आयु तक अध्ययन करने वाले छात्रों को, और जो एक वेद का ज्ञान ग्रहण कर लेता था उसे हम स्नातक कहते थे। 2 वेद का ज्ञान ग्रहण करता था उसे बसु कहा जाता था। 3 वेद का ज्ञान ग्रहण कर लेता था कोई बालक, उसे रुद्र कहा जाता था। 4 वेद का ज्ञान ग्रहण कर लेता था उसे आदित्य कहा जाता था। साहित्य और अर्थशास्त्र के छात्रों, अगर कोई छात्र साहित्य या अर्थशास्त्र का अध्ययन करना चाहता था उसे 10 वर्ष के लिए अध्ययन करना होता था। 10 वर्ष का उसका टोटल समय होता था साहित्य और अर्थशास्त्र का। शिक्षण सत्र के दौरान संक्रांति, पूर्णिमा और कुछ जो पर्व होते थे उनकी छुट्टी भी रखी जाती थी। इन दिनों पर कोई शिक्षण कार्य नहीं होता था। अब शिक्षण अवधि के बारे में आप समझ पाए, वैदिक काल में शिक्षण अवधि कैसे होती थी। श्रावण मास की पूर्णिमा से शुरू होती थी, पौष मास की पूर्णिमा तक चलती थी। आज के टाइम में हम कहें तो अगस्त से शुरू होकर जनवरी तक शिक्षण कार्य चलता था। सर्दियों में शिक्षण कार्य चलता था, गर्मियों में नहीं चलता था। लगभग 5 महीने का शिक्षण कार्य होता था। 5 महीने एक साल में बच्चों को गुरुकुल में रहकर पढ़ाई करनी होती थी। जो विद्यार्थी जीवन है वह नॉर्मली तो 12 वर्षों के लिए होता था, लेकिन अगर कोई वेदों का अध्ययन करना चाहता था गहन रूप से तो उसे एक वेद के लिए 12 साल अलग से देने होते थे। और कोई बालक जितने भी वेदों का अध्ययन कर लेता था उसके अनुसार ही उसे स्नातक, बसु, रुद्र और आदित्य उस बालक को कहा जाता था। कुछ टाइम की छुट्टियां भी होती थी, जैसे पूर्णिमा, संक्रांति या वगैरह वगैरह की, इस तरह छुट्टियां भी हो करती थी। समय सारणी की बात करते हैं, किस टाइम पर बच्चे पढ़ा करते थे। प्राचीन समय में शिक्षण का समय प्रातः व सायंकाल दोनों समय निश्चित किया गया था। बच्चे सुबह को भी पढ़ते थे और शाम को भी पढ़ते थे। दोपहर के टाइम बच्चे नहीं पढ़ते थे, तथा दोपहर का समय खाने और आराम करने के लिए निश्चित किया गया था। इस संबंध में डॉक्टर अल्तेकर ने लिखा है। अब ये अल्तेकर की लाइन है, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस बारे में काफी कुछ बता देती है। डॉक्टर अल्तेकर ने समय सारणी के बारे में क्या लिखा है। प्रातः काल के धार्मिक कार्यों के उपरांत 8 बजे से शिक्षण कार्य प्रारंभ हो जाता था। 11 बजे तक शिक्षण कार्य चलता था। उसके बाद गुरु भोजन करने चले जाते थे। भोजन करने के कुछ समय बाद 2 बजे पुनः शिक्षण कार्य प्रारंभ हो जाता था तथा शाम के 5 या 6 बजे तक चलता था। 8 बजे से लेकर तो 11 बजे तक चलता था सुबह के टाइम, और 2 बजे से लेकर शाम के 5 या 6 बजे तक चलता था। ये समय सारणी हुआ करती थी प्रतिदिन की वैदिक काल में। इससे आपको वैदिक काल के बारे में भी काफ़ी जानकारी मिलेगी कि वैदिक काल में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था हुआ करती थी। पाठ्यक्रम की बात करते हैं। वैदिक काल में पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया था, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या में तो हम ये सब्जेक्ट पढ़ते थे जो परा होते हैं, पर मतलब इस लोक के नहीं है, परलोक के हैं, मतलब ये हमारे धर्म ग्रंथ वगैरह पढ़ा करते थे हम। अपरा विद्या में हम गणित वगैरह, पशुपालन वगैरह, नृत्य वगैरह, धनुष चलाना, तीरंदाजी, ये चीज पढ़ा करते थे। पराविद्या में हम भगवान की बातें पढ़ा करते थे। अपरा विद्या में हम जो हमारे यहाँ संसार की बातें पढ़ा करते थे। पराविद्या, इस प्रकार के पाठ्यक्रम में छात्रों को आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल में जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति माना जाता था और इसकी शुरुआत छात्रों के जीवन से ही कर दी जाती थी। पराविद्या क्या था, वही हमारे धर्म ग्रंथ पढ़ाए जाते थे। हमारे जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति मानते थे। और धार्मिक जब बच्चे स्टूडेंट हुआ करते थे, स्टूडेंट टाइम से ही बच्चों को ये बात बतानी शुरू कर दी जाती थी, पराविद्या वाले जो सब्जेक्ट हैं उन्हें पढ़ाते टाइम, कि आपका मेन लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। उन्हें बहुत सी धार्मिक किताबें, पुस्तकें पढ़ाई जाती थी। नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता था। सदा सत्य बोलने के लिए कहा जाता था। ये व्यक्तित्व और चारित्रिक और नैतिकता पर तो बल दिया जाता था। पराविद्या के अंतर्गत निम्नलिखित कुछ विषयों को समाविष्ट किया गया था, जैसे कि 4 वेद जो होते हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
का अध्ययन कराए जाते थे। वेदांग का, उपवेद का, दर्शन का, पुराण का, उपनिषद का, नीति शास्त्र आदि का अध्ययन कराया जाता था। जो भी पुराण वगैरह उस टाइम पर थे, इस चीज का अध्ययन हम प्राविद्या में कराया करते थे वैदिक काल में। आर के मुखर्जी ने क्या कहा है पाठ्यक्रम के बारे में? प्राचीनतम वैदिक काल के जन्म से ही भारतीय साहित्य पूर्ण रूपेण धर्म से प्रभावित दिखता है। यह आर के मुखर्जी ने कहा है कि वैदिक काल का जैसे ही जन्म हुआ है उसका साहित्य धर्म से प्रभावित दिखता है, क्योंकि पराविद्या की काफ़ी ज़्यादा मान्यता थी उस टाइम पर। पराविद्या के जो सब्जेक्ट थे उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। अब अपरा विद्या की बात कर लेते हैं। अपरा विद्या में ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे जो इस लोक के थे, सामाजिक थे, व्यावहारिक थे, जो आम जनजीवन से संबंधित थे। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे? ज्योतिष विद्या, अंक शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, औषधि शास्त्र, तर्क शास्त्र, रसायन शास्त्र, शल्य विद्या, धनुर्विद्या, ललित कला, स्वास्थ्य शिक्षा, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, आयुर्वेद पालन, आयुर्वेद पशुपालन, आयुर्वेद के नियम कानून सब बताए जाते थे, बीज गणित आदि। तो इसमें से कोई भी आपके जो भी याद रह जाए, एक बार इसे पढ़ लो, आसान से ही जो भी याद रह जाए उसे आप अपरा विद्या में लिख सकते हो। ये तो मेन सिलेबस था, लेकिन जो अलग अलग वर्ग थे उनके लिए भी अलग अलग विषयों का अध्ययन करना होता था। जो 4 वर्ग थे ना, 3 वर्ग थे जिन्हें शिक्षा दी जाती थी वैदिक काल में, उन तीनों वर्ग के लिए अलग अलग सब्जेक्ट निर्धारित किए गए थे। ब्राह्मण वर्ग का क्या काम था? धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना और धार्मिक कार्यों से संबंधित सभी ज्ञान लेना। क्षत्रिय वर्ग का क्या कार्य था? धनुर्विद्या वगैरह, राजनीति, सैनिक शिक्षा वगैरह लेना। वैश्य वर्ग का क्या काम था? कृषि, व्यापार, गोपालन आदि की शिक्षा लेना। तो ये सब्जेक्ट जो थे अपरा वाले, ये भी बांट दिए गए थे उसके अनुसार। अपरा और जो परा वाले ये जो सब्जेक्ट थे ये वर्गों के अनुसार बांटे हुए थे वैदिक काल में। अब अनुशासन की बात कर लेते हैं, 5वां पॉइंट। वैदिक काल में अनुशासन तो अपने आप से ही था। जो बालक थे वे खुद ही अनुशासित रहते थे, शिक्षक को उन्हें डांटने की, पीटने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अगर कोई बच्चा फिर भी कोई अनुशासन तोड़ता था तो ऋषि उसमें सुधार लाने के लिए उसे कुछ ऐसा दंड देता था जो उसके व्यक्तित्व में सुधार लाए। जैसे ऋषि कह देता था कि आप भिक्षा मांग कर लाओ, तो बच्चा भिक्षा मांग कर लाएगा, इसमें विनम्रता आ जाएगी, दूसरे से बातचीत करने के एक तरीका इस बच्चे में पैदा हो जाएगा। इसके अलावा ऋषि कह देता था कि इस क्षेत्र को खोदो फावड़ा लेकर, यहाँ पर ये बीज बो, इससे क्या होगा, बीज बोएगा, वो फसल होगी, वो फसल इन सब के काम आएगी। तो ऋषि जो वो दिया करता था ना दंड, तो दंड भी सुधारात्मक दंड दिया करता था बच्चों में कुछ सुधार लाने के लिए, और ऐसा दंड दिया करता था जो उपयोगी दंड हो, ऐसा नहीं कि पिटाई लगा दी। अनुशासन की बात करते हैं। गुरुकुल में ऋषि तथा छात्र पिता पुत्र की तरह रहते थे, इसलिए छात्र आत्म अनुशासित होते थे। दंड केवल छात्रों को प्रायश्चित रूपेण हेतु अंतःकरण की शुद्धता के लिए दिया जाता था। स्व अनुशासन की प्रथा थी। छात्र गुरु के प्रति आज्ञाकारी व विनम्र होते थे। दंड क्यों दिया जाता था? जिससे बच्चे खुद में सुधार कर सके या फिर प्रायश्चित कर सके, जो उन्होंने गलती किया उसका प्रायश्चित हो जाए, क्योंकि उस टाइम पर प्रायश्चित वगैरह को काफी महत्व दिया जाता था। शिक्षण संस्थान की बात कर लेते हैं। वही शिक्षण संस्थान वैदिक, जो हमारा ऋषि का आश्रम, गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे, शिक्षा के केंद्र। शिक्षण संस्थान वैदिक काल में कैसा होता था ये भी पूछ लेते हैं वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में। शिक्षण संस्थान पर टिप्पणी लिखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में पूछ लेंगे पेपर वाले। प्राचीन समय में शिक्षा ऋषि आश्रम तथा गुरुकुल में दी जाती थी। गुरुकुल कोलाहल से दूर किसी शांत स्थान जैसे जंगल या पहाड़ों में जितना हो सके नगरों से दूर परंतु पास, जिससे बच्चों को भिक्षाटन में कोई समस्या न हो, स्थित होते थे। अब ऋषि क्या किया करता था, ऐसे स्थान का चयन किया करता था गुरुकुल के लिए जो शांत वातावरण में हो, नदी वगैरह पास हो, जंगल में हो, ज़्यादा वहाँ पर शोरगुल नहीं रहता हो, नगर के ज़्यादा करीब न हो, लेकिन इतना भी दूर न हो कि बच्चों को भिक्षाटन के लिए पूरा दिन लग जाए। बच्चों को भिक्षा मांगने के लिए भी तो नगर में जाना ही है, तो नगर से नज़दीक सोचता था ऋषि, नगर से नज़दीक रहे लेकिन इतना दूर रहे कि शोरगुल वगैरह न हो, शांत वातावरण हो। तो ऐसा माहौल ऋषि चयन किया करता था अपने उसके लिए, आश्रम के लिए या फिर गुरुकुल के लिए। जितना हो सके नगर से दूर परंतु पास, नगर से दूर लेकिन पास, जिससे बच्चों को भिक्षाटन में कोई समस्या न हो। शिक्षण सत्र में छात्र माता पिता से अलग गुरु के निकट अर्थात गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षण सत्र कौन सा? अगस्त से लेकर जनवरी तक। श्रावण मास की जो पूर्णिमा थी और उससे पौष मास की पूर्णिमा तक, अगस्त से जनवरी तक बच्चे गुरुकुल में ही रहते थे।
भोजन की व्यवस्था के लिए छात्र भिक्षाटन किया करते थे। स्वस्थ अच्छे मौसम में विद्यार्थी पेड़ के नीचे इस तरह बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे, और गुरु का स्थान जमीन से थोड़ा ऊपर पत्थर की शिला पर होता था। ये पत्थर की शिला है। बच्चे नीचे बैठा करते थे, गुरु जमीन से थोड़ा ऊपर। वर्षा होने पर भी सुविधा थी, आश्रम में अंदर शिक्षा का कार्य चला करता था अगर वर्षा हो जाती थी। यह शिक्षण संस्थान था। इसके बारे में भी आप जब समझ पाए होंगे क्या कैसे हुआ करता था, पेपर में आ जाता है तो वो लिख देंगे अब आप। डॉक्टर अल्तेकर ने इस संबंध में क्या लिखा है, ये स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए, याद रह जाते हैं आपके, क्योंकि हम भी उस टाइम पर पढ़कर चले गए थे। वहां पर याद आ जाते हैं कि हाँ अल्तेकर ने इस बारे में कुछ बात कही थी, तो आप उसे वहां पर लिख सकते हैं। अच्छे मौसम में कक्षाएं पेड़ों की छाया में होती होंगी, परंतु बरसात के मौसम में किसी प्रकार के साधारण आच्छादन की व्यवस्था अवश्य होगी। अल्तेकर ने लिखा है, वैदिक काल में जो अच्छे मौसम में पेड़ों की छाया में शिक्षा होती होगी, लेकिन बरसात के मौसम में साधारण आच्छादन की व्यवस्था भी जरूर थी। शिक्षण विधि की बात कर लेते हैं कि एक गुरु बच्चों को कैसे पढ़ाया करता था। उस टाइम पर तो मौखिक शिक्षण विधि का ही प्रचलन था। गुरु मंत्र रटाया करता था, वो बच्चे मंत्र रटा करते थे। जनरली रटने वाली पद्धति का ही पालन किया जाता था। लेखन शैली ज्ञात होते हुए भी वैदिक काल में शिक्षा मुख्यतः मौखिक विधि से ही दी जाती थी। उस टाइम पर लेखन शैली ज्ञात थी, पुस्तकें वगैरह हुआ करती थी, वेद वगैरह हुआ करते थे, में लिखित तो थे, तो लेखन तो जानते थे ऋषि मुनि में, लिखने की प्रक्रिया तो से तो जानकार थे वे, लेकिन फिर भी जो शिक्षा प्रदान करते थे वे मौखिक विधि से ही किया करते थे। बच्चों को मौखिक विधि से बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। छात्रों को वैदिक श्लोक जो वेदों के श्लोक हैं वे रटाए जाते थे। गुरु मौखिक प्रवचन द्वारा शिक्षा प्रदान किया करते थे और छात्र सुनने व मनन कर और चिंतन किया करते थे। गुरु क्या किया करते थे, मौखिक श्लोक का बोल बोलकर उच्चारण किया करते थे पूरी तेज वाणी में। बच्चे उन्हें बार बार सुना करते थे, उन पर चिंतन मनन किया करते थे, उन्हें रटा करते थे। ऐसे सुन सुनकर बच्चे रट लेते थे। वैदिक जो शिक्षक वेदों के श्लोकों का उच्च स्वर में गायन किया करते थे तथा छात्र उनका अनुकरण किया करते थे। छात्र पाठ को कंठस्थ करता था, मतलब जो भी वेदों के श्लोक थे जो उनका पाठ होता था छात्र को रटना होता था। अगला पाठ तब पढ़ाया जाता था जब पहला पाठ बच्चों की याद हो जाए। उस समय उच्चारण की शुद्धता पर विशेष बल दिया जाता था। कभी कभी वाद विवाद करना, कथा प्रणाली का प्रयोग, गृह कार्य देना आदि का भी प्रयोग किया जाता था। मोस्टली हम मौखिक विधि के द्वारा ही उस टाइम पर पढ़ाई किया करते थे, लेकिन कभी कभी वाद विवाद भी किया जाता था। कथा प्रणाली, कथा सुनकर भी हम बच्चों को कभी कभी ज्ञान दे दिया करते थे, और गृह कार्य भी कभी कभार कुछ दे दिया करते थे कि ये चीज़ आपको रट कर आनी है, घर आकर सुनानी है, स्कूल में आकर जो भी वैदिक काल पीरियड चलेगा वहाँ पर आपको सुनानी है। परीक्षाएं, उस टाइम पर मौखिक परीक्षाएं थी, क्योंकि मौखिक विधि से द्वारा ज्ञान दिया जाता था, तो परीक्षाएं भी तो मौखिक ही होंगी ना। प्राचीन काल में आज के समान शिक्षार्थी की परीक्षाएं नहीं होती थी। परीक्षाएं मौखिक रूप से ही दी जाती थी। दूसरा पाठ पढ़ाने से पूर्व शिक्षक क्या करता था, गुरु पहले दिन के पढ़ाए हुए पाठ की मौखिक परीक्षा लेता था, और अगर गुरु को लगता था कि पहले दिन का पाठ जो मैंने पढ़ाया बच्चों के वो याद है, बच्चों ने रट लिया है, तब गुरु अगले दिन अगला पाठ शुरू करता था। गुरु प्रतिदिन शिक्षार्थियों की मौखिक परीक्षा लेता था। वह परीक्षा दैनिक कार्यों के आधार पर ली जाती थी, जो दैनिक कार्य हम पढ़ रहे हैं उनके आधार पर। परीक्षा पास करने पर विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था, और जो परीक्षाएं सत्र के बाद वगैरह ली जाती थी, बीच बीच में जो कोई परीक्षा ली जाती थी, कोई प्रमाण पत्र छात्रों को नहीं दिया जाता था। योग गुरु प्रश्नों के माध्यम से यह जान लेता था कि विद्यार्थी ने अमोघ ज्ञान ग्रहण कर लिया है या विद्या में निपुण हो गया है, और उसे दीक्षा देकर घर भेज दिया जाता था। जो भी साल सत्र के बाद या बीच में कोई परीक्षा होती थी, उनकी बड़ी परीक्षा, वो मौखिक ही होती थी। कोई बच्चा उसे अगर पास कर देता था तो उसे कोई वो नहीं दिया जाता, प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था, जैसे अब डिग्री वगैरह मार्कशीट दी जाती थी। बस गुरु कह देता था कि तुम पास हो, अब तुम अपना घर जाकर काम शुरू कर सकते हो, जो भी घर वाला करना चाहते हो। उपाधियाँ, वही हेडिंग आ गई, मैंने अलग से बना दी है, आप भी चाहे अलग से लिख सकते हैं कि बच्चों को कोई विशेष उपाधियाँ नहीं दी जाती थी उस टाइम पर, लेकिन फिर भी वेद पढ़ने वाले बच्चों को अलग अलग नाम से जाना जाता था, लेकिन कोई विशेष उपाधि, डिग्री वगैरह नहीं दी जाती थी। प्राचीन काल में शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य ज्ञान अर्जन करना था। ज्ञान अर्जन करके मोक्ष प्राप्ति था। इसी कारण प्राचीन समय में शिक्षार्थियों को
किसी प्रकार की कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाती थी। अगर उन्होंने ज्ञान अर्जन कर लिया है तो वो हमारा मेन काम है। कोई उपाधि या कोई डिग्री वगैरह, मार्कशीट वगैरह, स्नातक या प्रास्नातक की कोई उपाधि देने की ऐसी कोई जरूरत नहीं मानते थे वे। शिक्षार्थी प्राप्त किए हुए ज्ञान को आजीवन याद रखते थे तथा अपने व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग करते थे। शिक्षार्थियों को समय समय पर प्रकांड पंडितों से शास्त्रार्थ भी करना पड़ता था और उनकी चुनौतियों का भी सामना करना होता था। शिक्षार्थी जब अपनी परीक्षा पास करके घर आ जाते थे तो वहाँ पर भी कुछ पंडित वगैरह, ऋषि मुनि होते थे जिनसे उन शिक्षार्थियों को समय समय पर शास्त्रार्थ करना पड़ता था। फिर भी एक वेद का अध्ययन करने वाले छात्रों को स्नातक, दो वेद का अध्ययन करने वाले छात्रों को वसु, तीन वेदों का अध्ययन करने वाले छात्रों को रुद्र और चारों वेदों का अध्ययन करने वाले छात्रों को आदित्य कहा जाता था। ये चार नाम फिर भी दिए जाते थे। वैसे शिक्षण करने वाले बच्चों को कोई उपाधि नहीं दी जाती थी। समावर्तन संस्कार, जब बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाती थी उसके बाद बच्चे के समावर्तन संस्कार किया जाता था। वैदिक काल में शिक्षा की समाप्ति पर समावर्तन संस्कार संपन्न किया जाता था। समावर्तन का अर्थ होता है घर लौटना। समावर्तन संस्कार के बाद बच्चे घर लौटते थे। इस संस्कार में गुरु छात्रों को समावर्तन उपदेश देते थे। ये तब किया जाता था समावर्तन संस्कार जब बच्चों की शिक्षा पूरी खत्म हो जाती थी, वो 12 साल वाली। इस संस्कार में गुरु क्या करते थे, बच्चों को समावर्तन उपदेश देते थे। हमेशा छात्रों को धर्म पर रहने के लिए, माता पिता की सेवा करने के लिए, सदा सत्य बोलने के लिए, ये सदा है, सदा सत्य बोलने आदि का उपदेश देते थे। दान करने के लिए उपदेश देते थे, गायों की सेवा करने के लिए उपदेश देते थे। जो हमारे क्षत्रिय थे उन्हें, जो ब्राह्मण वगैरह थे उनको दान देने के लिए, उनकी सेवा करने का उपदेश देते थे। ऐसी ऐसी बातें कहा करते थे। उसके बाद छात्र अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु को कोई दक्षिणा देता था, जिसे गुरु दक्षिणा कहते हैं। जैसे कोई फूल, उपहार आदि देकर गुरु से आशीर्वाद लेते थे। समावर्तन संस्कार के पश्चात शिक्षार्थी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता था। मतलब वह जो उसकी आयु थी, अब वह गृहस्थ शादी वगैरह कर सकता है। अब वह घर जाकर गृहस्थ आश्रम में वह प्रवेश कर जाता है। समावर्तन संस्कार में क्या होता है, बच्चों की पढ़ाई खत्म हो जाती है, ऋषि उनको उपदेश वगैरह देते हैं। जो मंत्र वंत्र होते थे समावर्तन संस्कार के, मंत्र वंत्र का जाप किया जाता था। ऋषि बच्चों को कुछ नियम कानून बताते थे कि जीवन में आपको हमेशा ये काम करना है, माता पिता की सेवा वगैरह करनी है। और बच्चे अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जितनी भी उनके पास पैसा होता था, जितनी भी उनकी घर की हालत होती थी, जैसी भी, उसके अनुसार कोई फूल, कोई भोजन या कुछ बड़ा उपहार, कोई राजा महाराजा का बेटा है तो वो बड़ा उपहार ऋषि को दे सकता है गुरु दक्षिणा के तौर पर। इस तरह से वे उपहार देकर और गुरु से आशीर्वाद लेकर अपने गृहस्थ आश्रम की ओर वापस घर लौट जाते थे। फिर वे अपना दैनिक जीवन, जो घर का काम होता है, वे करते थे। उनकी शिक्षा पूरी हो गई है। अर्थव्यवस्था तथा शुल्क, उस टाइम पर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था, शुल्क की कोई व्यवस्था नहीं थी। राजा शिक्षा के तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। शिक्षा देना राजा का काम नहीं होता था, शिक्षा देना ऋषि का काम होता था। और जो अर्थव्यवस्था और शुल्क का प्रबंधन करना, वो भी ऋषि का ही काम है। बच्चे भिक्षाटन किया करते थे, जिससे ऋषि का और जो वैदिक गुरुकुल था उसका खर्चा चला करता था वहाँ का। वैदिक काल में ज्ञान के प्रसार हेतु गुरुओं द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। ज्ञान का प्रसार करना गुरुओं का ही प्रमुख धर्म कर्तव्य या धार्मिक मेन कर्तव्य माना जाता था। उस समय शिक्षण कार्य जीविकापार्जन का साधन नहीं था। जो ऋषि वगैरह थे शिक्षण कार्य में क्या करते थे, तो वो जीविकापार्जन के लिए नहीं होता था। शिक्षण कार्य के द्वारा उनका जीवन नहीं चलता था, वे पैसे नहीं लिया करते थे। गुरु द्वारा शिक्षा का शुल्क लिए जाने पर उसे निम्न माना जाता था तथा हे निंदा की दृष्टि से देखा जाता था। अगर कोई गुरु पैसे ले लेता है तो उसे निंदा की दृष्टि से देखा जाता था। इसी कारण गुरु अपने पद व गरिमा को बनाए रखने हेतु शिक्षार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेते थे। छात्रों को अपना तथा गुरु का पोषण करना पड़ता था। भिक्षा वृत्ति के माध्यम से जीवन का निर्वाह किया जाता था। छात्र और ऋषि दोनों के जीवन का निर्वाह भिक्षा वृत्ति के माध्यम से, भिक्षाटन के माध्यम से किया जाता था। बच्चे भिक्षा मांग कर लाया करते थे। समाज में जाकर रोज उनका भिक्षा मांगने के लिए भी समय निर्धारित होता था। जब भी जितना भी होगा, जिस गुरुकुल का भी कि आपको हफ्ते में या रोज जाना है, जैसे भी होगा, तो बच्चे भिक्षाटन के लिए भी जाया करते थे। उस समय भिक्षावृत्ति को बुरा नहीं माना जाता था, क्योंकि प्रत्येक गृहस्थ ये जानता था और सभी छात्रों को भिक्षा देता था, क्योंकि वह जानता था कि उसका पुत्र भी कहीं ना कहीं भिक्षा मांग रहा होगा। तो छात्रों को भिक्षा दिया करते थे उस टाइम पर, क्योंकि वही एक परंपरा थी कि छात्र भिक्षा मांगने आएंगे, हम उन्हें जरूर देंगे।
शिक्षा का माध्यम, उस टाइम पर शिक्षा का माध्यम मुख्य तौर पर संस्कृत भाषा ही थी। संस्कृत भाषा में गुरु श्लोक रटाया करता था बोल बोलकर, और बच्चे संस्कृत भाषा में श्लोक रटा करते थे। संस्कृत भाषा को शुद्ध भाषा माना जाता था है। संस्कृत भाषा में जो वाइब्रेशन है ना बोलने के कंपन में काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से उस टाइम पर संस्कृत भाषा में प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण पर काफ़ी ध्यान दिया जाता था कि उच्चारण आपको सही बोलना है। नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं हम ब्रह्मचर्य। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, उपनयन संस्कार के बाद बालक ब्रह्मचारी बन जाता था, गुरुकुल में रहता था और ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करता था। उपनयन संस्कार में ऋषि बालक से पूछता था, जब उपनयन संस्कार चलता है तो ऋषि बालक से एक बात और पूछता है, कस्य ब्रह्मचारी असि, मतलब क्या तुम ब्रह्मचारी हो, अर्थात क्या तुम ब्रह्मचारी हो। बालक बहुता में उसका जवाब देता था, अर्थात हाँ। ऋषि बालक से पूछता था कस्य ब्रह्मचारी असि, कि क्या तुम ब्रह्मचारी हो। बालक बहुता कहता था संस्कृत में, अर्थात हाँ, कि हाँ मैं ब्रह्मचारी हूँ। उसके बाद बालक संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ब्रह्मचारी जीवन का पालन करता था। प्रत्येक छात्र को जीवन के विशिष्ट भाग में ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। मतलब जिस टाइम पर में गुरुकुल में रहते थे बच्चे, उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना होता था। आचरण की शुद्धता व सात्विकता को प्रमुखता दी जाती थी। अविवाहित छात्रों को ही गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था, क्योंकि अविवाहित छात्र ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते थे। विद्यार्थी 25 वर्ष तक की अवस्था तक सामान्य ब्रह्मचारी रहकर गुरु गृह में ही रहता था, वहीं पर शिक्षा ग्रहण करता था। शिक्षा कार्य समाप्त होने के उपरांत वह अपने घर आकर वह विवाह करता था और वहीं से उसका गृहस्थ जीवन शुरू होता था। अब ये भी है कि बच्चे एक बार शिक्षा प्राप्त करने चले जाएं और जब तक उनकी शिक्षा प्राप्त न हो तब उसके बाद ही में अपने घर पर आए, ऐसा भी गुरुकुल में ऐसी भी व्यवस्था थी कि एक बार गुरु के पास जाओ, पूरी शिक्षा प्राप्त करो, उसके बाद सभी शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही आप अपने घर पर आ सकते हो। तो इस तरह की व्यवस्था हुआ करती थी। स्त्री शिक्षा, उस टाइम पर स्त्री शिक्षा की काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। स्त्रियां भी पठन पाठन किया करती थी। प्राचीन काल में पुरुषों के समान स्त्रियों की शिक्षा ग्रहण किया करती थी। स्त्रियां भी प्राचीन काल में पुरुषों के समान ही स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी। स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था भी थी, इस तरह कुछ भी आप लिख सकते हैं। स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण किया करती थी। इस काल में अनेक विदुषी महिला, मतलब अनेक ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, जैसे घोषा, अपाला, गार्गी, लोकमुद्रा आदि। ये नाम आपसे पूछ ले जाते हैं कि किन्हीं दो विदुषी महिलाओं के नाम बताइए, तो घोषा, अपाला आप कह सकते हैं। मतलब ये कुछ स्त्रियों के नाम मिलते हैं हमें सुनने के लिए जिन्होंने काफ़ी अच्छा ज्ञान ग्रहण किया था वैदिक काल में। आदि का नाम इतिहास में प्रख्यात है। इस युग में पुरुषों के समान ही स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था। स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कठोरता पूर्वक करना होता था। स्त्रियों को भी वेदाध्ययन करने की स्वतंत्रता थी। मैं भी वाद विवाद में भाग लेती थी। स्त्रियों को धर्म व साहित्य के अतिरिक्त नृत्य, संगीत, ललित कलाओं आदि की भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो ऐसी भी व्यवस्था थी। ये भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अब हमारी लास्ट हेडिंग है गुरु शिष्य संबंध। उस टाइम पर गुरु शिष्य संबंध कैसे थे? गुरु शिष्य संबंध बहुत अच्छे थे। गुरु अपने बालकों की बहुत ध्यान रखा करता था। अगर हल्का सा भी तबीयत डाउन हो जाती थी, उनकी बीमार हो जाते थे, तो उनकी उपचार किया करता था। बालक अपने गुरु की इज्जत किया करते थे। उस गुरु के हर आज्ञा का पालन किया करते थे बालक। उस टाइम पर बालकों के और गुरु के मध्य जो संबंध थे में प्रेम के थे। पिता पुत्र की तरह रहा करते थे बालक ऋषि के आश्रम में। बालक अपने गुरु को मानस पिता कहा करते थे और गुरु अपने बालकों को मानस पुत्र कहा करता था। तो मानस पिता कहा जाता था और इन्हें मानस पुत्र कहा जाता था। मतलब पिता पुत्र की तरह ही है ये मानस पिता और मानस पुत्र वाला क्वेश्चन में पूछ लिया जाता। मानस पुत्र किसे कहा जाता था? जब बालक ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे तो उस टाइम पर ऋषि अपने बालकों को मानस पुत्र कहा करता था, मानस पुत्र मानता था। तो इस तरह से आपको अपने एग्जाम में आंसर लिखना है। गुरु शिष्य संबंध, उस युग में गुरु की सेवा शिष्य तन मन धन से करते थे। छात्र गुरु के लिए समस्त श्रद्धा तथा विनय रखते थे। गुरु की सेवा करना छात्र अपना धर्म मानते थे। उस समय शिष्य अपने आचार्य यानी कि अपने गुरु को देवता के समान मानते थे। आचार्य देव भव मानते थे, मतलब हमारा आचार्य देवता के समान है। बालक आचार्य को अपने देवता के समान मानते थे। गुरु को छात्र का आध्यात्मिक पिता माना जाता था। जो छात्र थे उनका गुरु को आध्यात्मिक पिता माना जाता था। मतलब अब आध्यात्मिक ज्ञान देगा वह गुरु बालकों को।
उस समय गुरु और शिष्य के मध्य प्रेम का संबंध था तथा वे पिता और पुत्र की तरह रहा करते थे। उनका जो संबंध था पिता व पुत्र की तरह होता था। गुरु अपने शिष्यों को मानस पुत्र और शिष्य अपने गुरु को मानस पिता मानते थे। तो ये मानस पुत्र और मानस पिता पूछ लिया जाता था कौन किसे मानता था और कब मानता था। गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन शिष्य बड़े ही अनुराग और आदर से किया करते थे। वैदिक काल के शिष्य जब तक गुरुकुल में रहते थे तब तक ही गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया करते थे, बल्कि जीवन पर्यंत में अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया करते थे और गुरु के द्वारा बताए हुए एक एक शब्दों पर अपने जीवन पर्यंत चलते थे कि हमारे गुरुवर ने ये बताया और हमें यही करना है। बालकों की अगर तबीयत वगैरह खराब हो जाती थी तो भी गुरु उनका पूरा ध्यान रखता था। गुरु बालकों की सुरक्षा करता था, लेकिन जो गुरु के खान पान के लिए जो शयन सामग्री, सोने का बिस्तर लगाना, वो सब काम बालकों का होता था और बालक उसे पूरी निष्ठा के साथ करते थे। ये हमारे विशेषताएं थी वैदिक काल की शिक्षा की। अब इसके विशेषताएं पढ़कर अब हमें वैदिक काल के बारे में पूरा पता चल गया। पेपर में कुछ भी आए हम उसे अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हैं कि वैदिक काल में कैसा कैसा था। वीडियो आप एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं इसे कि कहाँ पर क्या है, उससे आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पेपर में बीएड में पेपर में क्वेश्चन आ जाता था, लेकिन अगर बीएड के पेपर में आ जाता है कि वैदिक शिक्षा या फिर प्राचीन शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, पेपर वाला आपसे ये न पूछता है कि वैदिक कालीन शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं, ये न पूछकर ये पूछ लेता है कि वैदिक कालीन शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। इसे हम उद्देश्य तथा आदर्श भी कह देते हैं, मतलब एक ही है वैदिक कालीन शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। तो ये पूछता है तो आप ये हेडिंग लिख सकते हैं। इनके बारे में भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। ये हेडिंग इसी तरह से आप इन्हें डायग्राम बनाकर हेडिंगों को लिख लीजिएगा एक बार सारी हेडिंग, जिससे कि टीचर को सारी हेडिंग एक जगह मिल जाए जो आपका एग्जामिनर है चेक कर रहा है आपकी कॉपी, जिससे कि उसे हर पेज पर न पढ़ना पड़े, उसे पता चल जाए कि हाँ आपको आता है। अब ये हमारी वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य थे। मेन उद्देश्य तो हमारा यही था, मोक्ष की प्राप्ति। वो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति जो भी आपके मन में आए अब तो वो आप लिख सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि अब आपने पढ़ लिया है पूरा वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। अब इसके बारे में भी जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। धार्मिकता की भावना का विकास करना। वैदिक कालीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य ये भी होता था कि बच्चों में धार्मिकता पैदा करनी है, धार्मिकता का विकास करना है। उनमें धर्म क्या होता है, दूसरों के प्रति दूसरों का सम्मान करना, धर्म भगवान के साथ जुड़ना, मोक्ष की प्राप्ति तभी तो होगी ना धर्म के रास्ते पर चलकर। तो बच्चों में धार्मिकता का विकास करना वैदिक कालीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था। उस समय की शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य छात्रों में आध्यात्मिकता की भावना पैदा करना होता था। वैदिक काल में धर्म को बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता था। ऋषि महर्षि पुरोहित लोग शिक्षा का निर्धारण तथा शिक्षा देने का कार्य करते थे। एतव इस काल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ईश्वर भक्ति तथा धर्म के नियमों का कठोरता से पालन करना होता था। बच्चों में धार्मिकता का पैदा करना होता है। धार्मिकता के जो नियम है उनको बच्चों में डालना, कि अंदर बच्चों के अंदर इनको रखना कि अब इनको आपको मानना ही है। बच्चों को धार्मिकता के जो नियम है उन्हें कठोरता से पालन कराना, ये सब उसके उद्देश्य हुआ करते थे। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभिन्न संस्कारों की व्यवस्था थी। बालक को नियम पूर्वक दैनिक कार्य करने होते थे। वह विभिन्न धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होता था, संध्या यज्ञ पूजन विधिवत करता था। इस प्रकार गुरुकुल का सारा वातावरण धार्मिक भावना से भरा पूरा था और बच्चों में धार्मिकता का विकास करने पर ज़्यादा बल देते थे अपनी शिक्षा में ऋषि मुनि। ज्ञान का विकास करना। जो ऋषि मुनि है वे ज्ञान को मेन मानते थे। जीवन का लक्ष्य क्या था, मोक्ष की प्राप्ति, और मोक्ष की प्राप्ति कैसे संभव है, ज्ञान प्राप्त करके ही संभव है। ऋषि मुनि ये माना करते थे। तो बच्चों को ज्ञान प्रदान करना उनका एक मुख्य उद्देश्य था, शिक्षा देने का। यह वैदिक कालीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था। इस समय ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख माना जाता था तथा यह माना जाता था कि इन दोनों आंखों से तो हमें सिर्फ इस भौतिक जगत का ज्ञान होता है, परंतु ज्ञान रूपी जो ये तीसरा नेत्र है यह हमें सूक्ष्म जगत अर्थात भगवान से परिचित कराता है। तो ज्ञान हमें हर बच्चे को प्रदान करना है। जो भी वैदिक काल में पैदा हुआ है उसका मेन लक्ष्य है अपने बच्चों को ज्ञान प्रदान करना, ऋषि के पास भेजना। ऋषि का प्रमुख कार्य होगा बच्चों को ज्ञान देना। तो वे ज्ञान देने पर ज़्यादा बल मानते थे, क्योंकि ज्ञान देकर ही हम बच्चों के जो हमारा लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति उसे संभव कर सकते थे। चरित्र निर्माण।
बच्चों के चरित्र निर्माण पर भी हम बल दिया करते थे उस टाइम पर, कि कोई झूठ ना बोले, कोई गलत काम ना करे, सही बनकर सभ्यता के साथ अपने जीवन का व्यतीत करे। इस तरह के हम कार्य उस टाइम पर बच्चों को सिखाया करते थे। वैदिक काल की शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था बालक का चरित्र निर्माण करना। उस समय एक विद्वान से एक चरित्रवान व्यक्ति को उत्तम समझा जाता था। कोई विद्वान है लेकिन कोई चरित्रवान है, तो चरित्रवान को हम ज़्यादा अच्छा मानते थे। उस टाइम पर चरित्रवान की इतनी इज्जत थी, किसी का चरित्र अच्छा हो, कोई गलत कार्य न करता हो। गुरुकुल की शिक्षा में चरित्र निर्धारण पर अत्यधिक बल दिया जाता था। इस कार्य के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, पाठ्य पुस्तकों में सदाचार के उपदेश का समावेशन, आचार्यों के द्वारा सदाचार के उपदेशों को सुनना, राष्ट्र के महान पुरुषों के आदर्शों की विद्यार्थियों के सामने पुनरावृत्ति की जाती थी तथा छात्रों के चरित्र निर्माण के लिए उपयुक्त वातावरण का सृजन किया जाता था। अब चरित्र निर्माण के लिए बच्चों को ऐसे ही उपदेश, ऐसी ही कहानियाँ कही जाती थी। जो महान व्यक्ति हुए हैं, जिनका चरित्र अच्छा है, उनकी कहानियाँ सुनाई जाती थी, उनके बारे में उपदेश दिया जाता था और चरित्र निर्माण के बारे में बताया जाता था बच्चों को कि चरित्रवान व्यक्ति अच्छा कैसे होता है। व्यक्तित्व का विकास, वही बात हो जाती है, बच्चों के व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया जाता था कि बच्चों में कोई घमंड वगैरह अपना न आ जाए, एक गंभीर बनकर में अपने जीवन का व्यतीत करें। वैदिक काल की शिक्षा में बालक के व्यक्तित्व निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था। व्यक्तित्व में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मसंयम, न्याय, विवेक, कुशलता, अच्छा वक्ता होना, वाद विवाद करने की योग्यता होना, अच्छा चरित्रवान होना आदि गुण आवश्यक समझे जाते थे। इस कार्य के लिए व्यक्ति में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मसंयम, न्याय आदि गुणों का विकास बालकों में किया जाता था तथा समय समय पर गोष्ठियाँ, मतलब कुछ समूह का आयोजन किया जाता था वाद विवादों का, जिसमें भाषण दिया जाता था, बच्चों को भाषण देने के लिए कहा जाता था, जिससे कि उनमें व्यक्तित्व अच्छा होता था उनका। ये सब जो गुण बालकों में लाए जाते थे, इनका केवल सैद्धांतिक पक्ष ही महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि क्रियात्मक पक्ष को महत्व दिया जाता था। मतलब ये एक चीज सब किया करते थे और बालक भी अपना अच्छा व्यक्तित्व और अच्छा चरित्र रखा करते थे। ये चीज आप लिख सकते हैं पेपर में। व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया जाता था। जो हमारा अपरा ज्ञान होता था, अपरा शिक्षा जो होती थी, अपरा हमारा जो पाठ्यक्रम था, परा अपरा दो भागों में बटा हुआ था पाठ्यक्रम। परा वाला तो हमारा भगवान से संबंधित हो गया, अपरा वाला सारा व्यावसायिक वगैरह से संबंधित था हमारा वो। वैदिक कालीन शिक्षा केवल पुस्तकीय ही नहीं थी, अर्थात इस शिक्षा द्वारा बालक का केवल आध्यात्मिक विकास ही नहीं किया जाता था, बल्कि आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ उसके वर्तमान जीवन पर भी ध्यान दिया जाता था। बालकों के जीवन में काम आने वाली शिक्षा भी बालकों को प्रदान की जाती थी, इसलिए उन्हें व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी। सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ उन्हें क्रियात्मक शिक्षा पर भी बल दिया जाता था। यहाँ पर आप में सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं जो आपने अपरा शिक्षा में पढ़े हैं, जो गणित वगैरह, जो पशुपालन वगैरह, नृत्य कलाएं, ललित कलाएं वगैरह, जो भी, वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। डॉक्टर अल्तेकर ने इस बारे में क्या लिखा है? वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य अनेक विषयों का साधारण ज्ञान प्रदान करना नहीं था, बल्कि उनका आदर्श विभिन्न क्षेत्रों में दक्ष बनाना था। कि वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था? कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं बालक के जीवन में, उन क्षेत्रों में बालक को दक्ष बनाया जाए। 6 पॉइंट हो जाता है हमारा राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रचार प्रसार करना। ये आ जाता है हमारा वो धनुर्विद्या वगैरह। बच्चों को अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के भी अवसर दिए जाते थे। ऋषि वगैरह अपने ज्ञान की उस टाइम पर वो भ्रमण किया करते थे अलग अलग क्षेत्र में, जिस तरह महात्मा बुद्ध किया करते थे, इस तरह से ऋषि वगैरह भी अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया करते थे। उससे उनकी संस्कृति का प्रचार प्रसार भी होता था। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों में से भारतीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रचार प्रसार करना भी एक उद्देश्य था। छात्रों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी कि वे अपनी सांस्कृतिक साहित्य या वे अपनी साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक परंपरा का संरक्षण कर सकें। अगर कोई बाहर से युद्ध करता है तो उसको हरा सके, सीधा सीधा मतलब ये है, अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकें। बहुत से छात्र गृहस्थ जीवन को त्याग कर भ्रमण किया करते थे, यह भी बात मैंने बताई है, तथा उस समय में अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया करते थे तथा अपने ज्ञान को जगह जगह पर लोगों को बांटा करते थे। अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना भी उनका एक उद्देश्य होता था। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना उस टाइम पर की शिक्षा का एक उद्देश्य होता था।
वैदिक शिक्षा मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व की संकल्पना से संबंधित थी। इसलिए व्यक्ति की आवश्यकता, इच्छा, योग्यता एवं पुरुषार्थ के अनुरूप विधाओं को का समावेशन किया जाता था। शिक्षा में ऐसी ऐसी चीज़ों का समावेशन किया जाता था जिससे बच्चे की संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो, खेलने वाला भी मस्तिष्क भी, विनम्रता भी आए उसमें। ऐसा नहीं है बच्चे में सिर्फ ज्ञान ज्ञान वह सब कुछ रट ले लेकिन उस पर बोलना और बातचीत करना आए ही नहीं। तो संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान दिया जाता था उस टाइम पर। सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा को चित्तवृत्ति निरोध का कठोर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था, क्योंकि जीवन के किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपने गतिशील चित्त, मन तथा कार्यों पर अंकुश रखना आवश्यक है। इसके अलावा उचित शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा चारित्रिक शिक्षा भी उस टाइम पर दी जाती थी। मतलब सभी प्रकार की शिक्षा बालकों के लिए दी जाती थी। स्वास्थ्य संरक्षण, उस टाइम पर स्वास्थ्य संरक्षण की भी शिक्षा दी जाती थी। ये व्यायाम वगैरह आज तक वहीं से हमारे साथ चला हुआ आ रहा है, जो हम शुरू के टाइम प्रतिदिन सुबह को अपने स्कूल में पीटी व्यायाम करते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था। मोक्ष प्राप्ति हेतु पहली आवश्यकता स्वस्थ शरीर तथा स्वस्थ मन का होता है। छात्रों को उचित आहार दिया जाता था। छात्रों को स्वस्थ रहने के दिशा निर्देश दिए जाते थे। छात्र सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते थे, व्यायाम किया करते थे तथा दिन में नियमित अपनी जो दिनचर्या होती थी उसका पालन किया करते थे, जिससे कि उनका स्वास्थ्य शुद्ध रहे। अब हमने क्या पढ़ लिया, वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ लिया। वैदिक कालीन शिक्षा क्या थी, क्या अर्थ था, एक दो स्टेटमेंट पढ़ लिए उसके बारे में। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं पढ़ ली, उसके उद्देश्य पढ़ लिए। अब अगर आपके पेपर में आ जाता है वैदिक कालीन शिक्षा के क्या गुण हैं, या फिर वैदिक कालीन शिक्षा ने हमारी शिक्षा को क्या क्या दिया है, या फिर वैदिक कालीन शिक्षा से हम क्या क्या चीज़ ले सकते हैं अपने शिक्षा में, बात एक ही है। ये सब भी पूछ लेता है पेपर वाला कि वैदिक कालीन शिक्षा से वर्तमान समय के लिए ग्रहणीय तत्व कौन कौन से हैं, विस्तृत रूप से व्याख्या कीजिए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा 16 नंबर में आपके पेपर में। तब आपको ये जो हेडिंग मैंने लिखी हुई है इनकी आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ये सब पहले आ चुका है, हेडिंग मैंने लिख दी है। कोई भी 8-10 हेडिंग आप वहाँ पर लिख दीजिए। सबसे पहला तो आध्यात्मिकता पर बल दिया जाता था। धार्मिक गुणों का विकास किया जाता था। बच्चे धार्मिक होते थे, झूठ नहीं बोलते थे, नैतिकता, चारित्रिकता आ जाती थी। ऐसी ऐसी चीज़ें जो पहले हमने पढ़ी है में लिख सकते हैं आप। बच्चों का चारित्रिक व व्यक्तिगत विकास हो जाता था। झूठ नहीं बोलते थे, में गंभीर रहते थे, नैतिकता आती थी, बड़ों का सम्मान करते थे, आचरण अच्छा हो जाता था। राष्ट्र प्रेम की भावना भी हम बच्चों में पैदा करते थे। संस्कृति का प्रचार प्रसार करना भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वो हमने पहले पढ़ लिया है। गुरु शिष्य संबंध के बारे में आप लिख सकते हैं, वो गुण है एक वैदिक सभ्यता का, क्योंकि अच्छे गुरु शिष्य संबंध थे। शिक्षण संस्थान का स्थान, अब शिक्षण संस्थान का जो स्थान हुआ करता था वो शांत माहौल में हुआ करता था, तब वो एक अच्छी बात है। नगर से दूर हुआ करता था लेकिन नगर से ज़्यादा दूर भी नहीं हुआ करता था, तो वो एक अच्छा पॉइंट है, उनका वैदिक कालीन शिक्षा का गुण है। सरल छात्र जीवन, छात्रों को कोई ज़्यादा तकनीकी विशेष रूप से उनको ज़्यादा घमंडी नहीं बना दिया जाता था। साधारण रूप से बच्चों को रखा जाता था, जिससे कि वे बड़े होकर भी विनम्रता के साथ साधारण जीवन जी सके। स्त्री शिक्षा की व्यवस्था थी, स्त्रियों भी शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, वाद विवाद में भाग ले सकती थी। छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जीविकापार्जन की शिक्षा दी जाती थी, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि बच्चों को इस तरह की शिक्षा दी जाती थी जिससे कि वे घर जाकर कुछ पैसा कमा लें। ललित कलाओं की शिक्षा, नृत्य वगैरह की शिक्षा, चिकित्सक बनाया जाता था, उन्हें धनुर्विद्या वगैरह भी सिखाई जाती थी काफ़ी को। इसके अलावा गोपालन, कृषि करना, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। क्राफ्टिंग वगैरह भी सिखाई जाती होगी उस टाइम पर, कि ये चित्रकारी करना, जिससे कि अच्छा वे जीवन पालन कर सके अपना। शिक्षण की अवधि भी अच्छी है। सर्दियों में पढ़ाई चला करती थी, कोई वो नहीं हुआ करता था कि गर्मियों में बच्चे तप रहे हैं, पंखा भी नहीं है, तो सर्दियों में पढ़ाई किया करते थे। मैं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों के पास इतना पैसा नहीं होता कि मैं शिक्षा प्राप्त कर लें, तो निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। स्वास्थ्य संरक्षण, बच्चों के स्वास्थ्य पर भी काफ़ी ध्यान रखा जाता था, व्यायाम वगैरह की सुविधा थी। तब ये 12 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वैदिक कालीन शिक्षा के गुण हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछे वैदिक कालीन शिक्षा के या प्राचीन शिक्षा के क्या गुण हैं, या राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में वैदिक शिक्षा का क्या योगदान हो सकता है,
या फिर वैदिक शिक्षा से हम वर्तमान समय के लिए क्या-क्या चीज़ ग्रहण कर सकते हैं वर्तमान समय की शिक्षा में, तब ये 12 पॉइंट हैं जो भी आपके याद रह जाएँ, इसके अलावा कुछ और आपके याद आ जाए, वो आप बनाकर वहाँ पर लिख सकते हैं। अब वैदिक कालीन शिक्षा के दोष, या फिर ऐसा भी आपके पेपर में आ जाता है, वैदिक कालीन शिक्षा का मूल्यांकन कीजिए। अगर मूल्यांकन आता है तो आप ये लिख सकते हैं, थोड़ा-सा वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में लिख लीजिए, वो तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। पेपर में अगर मूल्यांकन आ जाता है तो थोड़ा-सा वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में लिखिए। उसके बाद लिखिए वैदिक कालीन शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए हमें इसके गुण दोषों को अलग-अलग परखना होगा। तो वैदिक कालीन शिक्षा के पहले गुण लिख लीजिए कुछ, फिर दोष लिख लीजिए और बाद में मूल्यांकन हेडिंग डालकर थोड़ा-सा आधे पेज पर उसका मूल्यांकन कर दीजिए कि वैदिक कालीन शिक्षा वैसे तो अच्छी थी, लेकिन बस उसमें बच्चे को अपने मम्मी-पापा से दूर रहना पड़ता था वगैरह-वगैरह, 1-2 हल्की-फुल्की इस तरह कमियाँ निकाल लीजिए, आपका मूल्यांकन वगैरह वाला काम हो जाएगा। अब दोष की बात कर लेते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा के दोष कौन से होते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा पर अत्यधिक बल देते थे, ये एक दोष भी हो जाता था कि ये आध्यात्मिक शिक्षा को ज़्यादा मानते थे, लौकिक शिक्षा को कम मानते थे, सामाजिक शिक्षा को ब्रह्मा को सत्य मानते थे, जगत को मिथ्या झूठ मानते थे। तो ये वो वाली बात आप सारी यहाँ पर लिख सकते हैं। दंड की व्यवस्था थी, बच्चों को दंड दिया जाता था, बच्चे भिक्षाटन करते थे और कभी-कभी तो उन्हें खेत में भी वो काम करने के लिए कह दिया जाता था, दंड रूपी उन्हें कुछ काम करने के लिए भी कह दिया जाता था। तो दंड की व्यवस्था थी और दंड देना हमें नहीं, बच्चों को चाहिए। कठोर अनुशासन था, बच्चों को अनुशासन का पालन करना होता था और अनुशासन तोड़ने पर बच्चों को दंड भी जाता था। शिक्षण संस्थान घर से दूर, अब ये वहाँ पर अच्छी बात थी कि शांत माहौल में है, हम इसे नेगेटिव रूप में भी लिख सकते हैं। शिक्षण संस्थान घर से दूर होते थे तो बच्चों को अपने मम्मी पापा से दूर रहना पड़ता था शिक्षा लेने के लिए, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बच्चे घर पर ज़्यादा अच्छा सीख पाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं हमें, तो अपने मम्मी पापा की शरण में मम्मी पापा से काफ़ी कुछ बच्चे सीखते हैं, लेकिन शिक्षण संस्थान घर से दूर होने के कारण बच्चे मम्मी पापा से दूर हो जाते थे। शिक्षा का केंद्रीयकरण न होना, मतलब राजा का शिक्षा पर, ये छठा पॉइंट भी आ गया, शिक्षा राजा के उत्तरदायित्व में होना। शिक्षा पर किसी एक संस्था का कोई वो नहीं था कंट्रोल, हर ऋषि अपनी मर्जी से जिस तरह से शिक्षा देना चाहिए उस तरह से देना चाहता था, कोई केंद्रीयकरण नहीं था, कोई एक सेंट्रल बॉडी ऐसी नहीं थी जो पूरी शिक्षा को कंट्रोल करे, जैसी हमारी सीबीएसई है जो भारत की शिक्षा को कंट्रोल करती है। कहीं पर भी कोई भी शिक्षा मिल रही है वो सीबीएसई के नियम के अकॉर्डिंग ही मिलेगी, लेकिन उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था। अब राजा का भी शिक्षा पर कोई उत्तरदायित्व नहीं था, राजा अपने राज्य से मतलब रखता था, शिक्षा ऋषि के हाथ में थी, ऋषि जैसे देना चाहे देना चाहता है। वित्त व्यवस्था की भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, बच्चों को भिक्षाटन करके भीख मांग के अपना गुजारा करना पड़ता था, तो वित्त व्यवस्था की भी कोई खास वहाँ पर अच्छी व्यवस्था नहीं थी। शिक्षण विधियाँ भी मौखिक शिक्षण विधि थी, तो मौखिक शिक्षण विधि अच्छी नहीं मानी जाती आज के टाइम में, लेकिन वहाँ पर बच्चों को रटाया जाता था, रटना अच्छा नहीं माना जाता। परीक्षाओं की कोई व्यवस्था नहीं थी और उपाधियाँ भी बच्चों को नहीं दी जाती थी, तो ये भी बात आप वहाँ पर लिख सकते हैं। मौखिक परीक्षा होती थी, उपाधियाँ भी नहीं दी जाती थी। मौखिक परीक्षा भी कोई ऐसी विशेष नहीं होती थी कि बच्चों को पता हो कि हमें मौखिक परीक्षा दी गई है, हमारे ये रिजल्ट आया है, इतने नंबर आए हैं हमारे, या कोई ऐसी खास व्यवस्था नहीं थी। परीक्षाओं की भी ऋषि क्या करता था, मौखिक रूप से कुछ क्वेश्चन पूछ कर ही बच्चे के ज्ञान के बारे में पता लगा लेता था। उपाधियां जो हमारी डिग्री वगैरह हैं ये भी नहीं दी जाती थी। भिक्षाटन आ गया ऊपर, इसके बारे में तो आप लिख सकते हैं। बच्चे भिक्षाटन करते थे, अपने पढ़ाई में से समय निकालकर दूसरी जगह पर भिक्षाटन करने के लिए जाते थे। अब भिक्षाटन करने से बच्चों का चारित्रिक नैतिक व्यक्तिगत विकास होता था, विनम्रता आती थी उनमें, वो बात दूसरी है। वो बात हम गुण में लिख सकते हैं कि बच्चे भिक्षाटन के द्वारा बच्चों का काफ़ी अच्छा विकास होता था। लेकिन यहाँ पर हम दोष लिख रहे हैं तो भिक्षाटन के बारे में ये लिख देंगे कि बच्चे बाहर जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं अपना पढ़ाई का टाइम छोड़कर, उन्हें कोई वित्त व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, कोई किसी ने पैसे नहीं दिए तो उन्हें अपना खर्चा चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, तो ये गलत बात है। कठोर जीवन कर्तव्य होते थे, बालकों को एक निर्धारित जीवन कर्तव्य दिए जाते थे जो कि बालकों को पालन करने होते थे। अगर नहीं पालन करते थे बच्चे तो दंड दिया जाता था। शूद्रों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। कोई ऐसा व्यक्ति है जो मंदबुद्धि या शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता, जो नॉर्मल शिक्षा ऋषि दे रहा है, तो कोई दूसरी विधियां नहीं हुआ करती थी जो मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा प्रदान कर सके। जैसे अब खेल विधि वगैरह शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करके होता है, तो उस टाइम पर शूद्रों के लिए, शूद्रों से मतलब मंदबुद्धि बालक हुआ करता था उस टाइम पर, जो शिक्षा नहीं ग्रहण करता था। तो उन व्यक्तियों को जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते, उन व्यक्तियों को उस टाइम पर शूद्र कहा जाता था। तो उनकी भी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी।
ये हमारा आज का टॉपिक था। टॉपिक क्या था? वैदिक कालीन शिक्षा क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसके क्या उद्देश्य होते हैं, उसके गुण दोष सब कुछ हमने कवर कर लिया है। सीटेट यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन वाला जो सब्जेक्ट है, समकालीन भारत व शिक्षा, सबसे पहले ही आपका सब्जेक्ट है वो। उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है 16 नंबर में, और इसी के साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए आपको तैयार करना होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपसे कोई भी दो चीज पूछेंगे, वे 2 या 3 पूछेंगे कि वैदिक शिक्षा क्या होती है, उसकी सब जो गुण दोष होते हैं उन्हें बता दीजिए, या फिर उद्देश्य बता दीजिए, या फिर विशेषताएं बता दीजिए। एक चीज जरूर पूछेंगे। शॉर्ट में कोई भी एक चीज आपसे पूछ लेंगे वे कि वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ लिखिए, या तो ये पूछ लेंगे, या फिर वैदिक कालीन शिक्षा के गुण दोष लिखिए, ये पूछ लेंगे, या फिर वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं लिखिए, तो ये पूछ लेंगे। अब लॉन्ग में आपको कम से भी कम 8 से 10 हेडिंग तो लिखनी होगी, और शॉर्ट में आप या तो पॉइंट बना के लिख सकते हैं 1 2 3, या फिर आप ये 8 से 10 हेडिंग ही छोटी छोटी करके लिख सकते हैं पेपर में, इस तरह से। और बीच बीच में आपको डायग्राम भी बनाने हैं, मैंने डायग्राम बताए हैं, सारी हेडिंगों के मिलाकर आप एक डायग्राम बना सकते हैं, और 1-2 स्टेटमेंट आपको जरूर लिखना होगा बीच में। ये आज की हमारी वीडियो थी। आई होप आज की हमारी पहली क्लास थी बीएड फर्स्ट ईयर की, आपको पसंद आई होगी। वैदिक कालीन शिक्षा क्या होती है वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप्स में बीएड के जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बीएड की सभी सब्जेक्ट को कि आपको इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस मिले, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।